हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून आप सभी को। लास्ट हमारा एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने सीखा कि पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार से हुआ था और पृथ्वी के उद्भव के पश्चात जो विभिन्न प्रकार के महाकल्प, अलग अलग प्रकार के महाकल्प हमें देखने को मिले, उसमें अलग अलग युग, प्रथम युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग ये हमें देखने को मिले। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से कालखंड होते हैं उस पर भी हमारी चर्चा हुई। और प्रत्येक कालखंड में क्या महत्वपूर्ण बात थी, किस कालखंड में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, किस कालखंड में समुद्र का विस्तार हुआ, किस कालखंड में शार्क मछली का उद्भव हुआ, और अंत तक पहुँचते पहुँचते किस कालखंड में बहुत अधिक हिमावरण हुआ, हिम की परतें या चादरें जमने लग गई, चाहे वो महाद्वीपीय क्षेत्र हो या महासागरीय क्षेत्र हो। इन सब के बारे में और अंत में हमने पढ़ा था कि हमारा जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से प्रारंभ हुई और धीरे धीरे आज का मानव किस प्रकार से बदलता स्वरूप नज़र आ रहा है। तो इस पर हमारी चर्चा हुई। बैक टू बैक हमने अच्छे से इसको ऑलमोस्ट 3-4 क्लासेस में हमने पूरा किया है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न पूछे जाते हैं और गहराई से प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहकर इसको पढ़ना है। जितने भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उनको अच्छे से करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब नाम से हमें पता चल रहा है महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन मतलब महाद्वीप हमारे जो हैं वो किस प्रकार से विस्थापित हुए। तो सबसे पहली बात, विस्थापन हो रहे हैं या विस्थापन हुए हैं, लेकिन इससे पहले हमें समझना है कि वास्तविकता में महाद्वीप क्या थे, है ना। महाद्वीप क्या हैं या क्या थे। तो महाद्वीप क्या थे मतलब हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होना चाहिए, जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी थी तो उसमें हमने आर्कियन युग की बात की थी। और आर्कियन युग में हमने बात की थी कि पैंजिया, एक नाम आया था आपके सामने, पैंजिया। पैंजिया एक स्थल भूभाग था, एक स्थल खंड था, जिसे आगे चलकर पैंजिया वास्तविकता में देखा जाए तो एक जर्मन शब्द है। पैंजिया एक जर्मन शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है, तो पैंजिया का ये जो भाग है, या यूँ कह लीजिए एक स्थलखंड, एक भूभाग जो महासागरों के ऊपर, सीमा के ऊपर सियाल रूपी के रूप में तैर रहा है, जो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने स्वेस का मत पढ़ा था। तो वास्तविकता में यह है कि पैंजिया एक स्थल भूभाग है, एक स्थल खंड है, जबकि इसके चारों ओर पैंथलासा एक महासागरीय क्षेत्र है। ये हमने पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं इसको। और स्वेस की थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, स्थलीय भाग है, स्थल खंड है, वो सियाल से निर्मित है, मतलब उसमें सिलिका है, एल्यूमिनियम है, और उसके नीचे जो परत पाई जाती है उसको उन्होंने नाम दिया सीमा। तो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्वेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्वेस ये कहता है कि सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है। इट्स मीन्स महासागरों के ऊपर महाद्वीप फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो क्या ये वास्तविकता में जो पैंजिया है ये टूटा था? क्योंकि यदि ये विखंडित हुए हैं और यदि विस्थापित हुए थे या हो रहे हैं, तो क्या ये टूटकर अलग हुए थे, या फिर ये संपूर्ण ही पैंजिया अलग हुआ था, ऐसा कुछ? तो इसका जवाब हमें पता चलता है कार्बोनिफेरस युग में, जब हम प्री पैलेजोइक एरा में महाकल्प में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, आर्कियन और फिर पढ़ते हैं प्री कैम्ब्रियन। और उसके बाद जब हम पैलेजोइक महाकल्प में आते हैं तो उसका जो 5वां पॉइंट हम पढ़ते हैं कार्बोनिफेरस युग काल, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि धीरे धीरे जो पैंजिया वाला भाग है वो टूटना प्रारंभ हो गया, यानी उसमें ब्रेक आना प्रारंभ हो गए। और ब्रेक आने से
हमें पता चला कि ये दो भागों में टूटा। पहले इसका एक भाग लॉरेशिया, एक गोंडवानालैंड के रूप में टूटा, और समय के साथ साथ इन लॉरेशिया वाले भाग में गोंडवानालैंड जो लैंड पार्ट है, गोंडवानालैंड, इसमें भी धीरे धीरे ब्रेक आना शुरू हुआ और ये भी टूटना प्रारंभ हो गया। तो वास्तविकता में हम देखें तो पैंजिया में ब्रेक हुए, वो टूटे, और टूटने के बाद विभिन्न प्रकार के, फिर आज हम जो वर्तमान में महाद्वीप पढ़ते हैं कि हम कुल 7 महाद्वीपों के बारे में चर्चा करते हैं। तो 7 महाद्वीपों का उद्भव इस प्रकार से हुआ। तो इनका नामकरण किस प्रकार से रखा गया वो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि क्या महाद्वीप अलग अलग हुए, तो किस प्रकार से हुए, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो हम जो वैगनर की थ्योरी है, और वैगनर की थ्योरी से पहले भी पूर्व में कई ऐसे विद्वान लोग साथी थे जिन्होंने ये कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ कहा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कुछ कहा। उसमें एंटोनी स्नाइडर का नाम आता है, उसमें F.B. टेलर का नाम आता है, और लेकिन ये माना जाता है कि सबसे काफ़ी हद तक 70, 80, 90% जो बात काफ़ी हद तक सिद्ध की वो आपके वैगनर महोदय ने की, और इसलिए वैगनर की थ्योरी को बहुत अधिक पढ़ा जाता है, उसको बहुत अधिक मान्यता मिलती है, और काफ़ी हद तक जिसमें बताया 80 से 90% तक ये चीज़ जिन्होंने बताया है, ये सिमिलरिटी जो देखी है वो हद तक प्रमाणित होती है। पर चूंकि हम जैसे ओरिजिन ऑफ द अर्थ या ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम में हम पढ़कर आए थे, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ के आए थे, तो जिस प्रकार से हाइपोथेसिस देने वाले विचारक अपना मत प्रस्तुत करते हैं तो उसकी आलोचना भी होती है, यानी उसके विपक्ष में भी मत आते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है, ये स्वाभाविक बात है, ये मानवीय जीवन है, मानवीय प्रवृत्ति है कि यदि मैं कोई पक्ष देता हूँ तो निश्चित है कि कोई मेरे उस पक्ष से सहमत होगा, कुछ असहमत होंगे, निश्चित है। जो सहमत है, मेरी बात को मानते हैं, वो एग्री है, और जो असहमत है वो अपना पॉइंट रखते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो वह भी 2 आयामों में है कि यदि कुछ विद्यार्थियों के लिए उसका पढ़ाया हुआ जो मैटर है, उस दिया हुआ जो ज्ञान है वो सही साबित हो सकता है। कुछ विद्यार्थी मानते हैं कि सर ने जो पढ़ाया वो सही है, सफिशेंट है, समझ में आया है, और कुछ विद्यार्थी मानते हैं कि नहीं, हमें समझ में नहीं आया, मतलब अध्यापक ने सही नहीं पढ़ाया है या सही नहीं समझाया है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये मत होते हैं, कुछ सहमत होते हैं, कुछ पक्ष में आते हैं, कुछ विपक्ष में रहते हैं। ये स्वाभाविक बात है, मानव प्रवृत्ति है। कुछ के विचार मिल सकते हैं, कुछ के विचार नहीं मिल सकते। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अपने सिलेबस में दिया हुआ है वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको यहाँ से काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जब हमारी पृथ्वी का उद्भव हुआ तो फर्स्ट स्टेज में किसका निर्माण हुआ, सेकंड स्टेज में किसका निर्माण हुआ, और थर्ड स्टेज में किसका निर्माण हुआ, हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, एक जनरल सा फैक्टर है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, जो सबसे पहला ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर में जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो गया और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे जो उष्णता से धीरे धीरे ठोस रूप में परिवर्तित हो रही थी, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया जब उसे तरल भी होना पड़ा। तो फर्स्ट ऑर्डर में हम किसकी व्याख्या करते हैं या किसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उस समय महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण हुआ। महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण हुआ। उसके बाद सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर में महाद्वीप और महासागर जब निर्मित हो गए तो उसके बाद पर्वत निर्माण का कार्य हुआ। ठीक है, पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, पर्वत निर्माण, पठारी क्षेत्र का बनना, मैदानी क्षेत्रों का बनना,
ये सब सेकंड ऑर्डर में शामिल किए जाते हैं। और उसके बाद थर्ड ऑर्डर आया, और थर्ड ऑर्डर में क्या देखते हैं हम कि नदियों के द्वारा, ठीक है, नदियों के द्वारा अपरदनात्मक कार्य हुए, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति बन गई, जैसे वी शेप्ड वैली, जैसे गॉर्ज, जैसे डेल्टा का निर्माण होना। ऐसे अनेक जो क्रियाएं हुई नदियों के माध्यम से हो सकती है, झीलों का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये सब जो हमें देखने को मिले, ये थर्ड ऑर्डर में देखने को मिले। ये सब कुछ एक सिस्टम से चला कि पहले महाद्वीपों का निर्माण, फिर महासागरों का निर्माण, फिर पर्वत निर्माण की क्रिया हुई, फिर पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ, फिर मैदानी क्षेत्रों का निर्माण, और फिर थर्ड ऑर्डर में विभिन्न प्रकार के विशेषकर अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा और निक्षेपणात्मक क्रिया के द्वारा ये हमें देखने को मिला। इस सीरीज में चल रहा था, ये 1 बाय 1 कार्य हो रहा था, ठीक है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इनको रिलीफ ऑर्डर कहते हैं, यानी कि उच्चावचों का एक क्रम। रिलीफ ऑर्डर में क्या मतलब, क्या हो गया कि जो उच्चावच है ये सब उच्चावच है, कुछ भाग ऊंचा है, कुछ भाग नीचा है ना, इस प्रकार की परिस्थिति है। जैसे महाद्वीप है तो महासागरों से ऊंचे हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो ये पर्वत पठार मैदान से ऊंचे हैं। नदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया, अपरदनात्मक स्थलाकृति बनी, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग, कहीं ऊंचा, कहीं मध्यम, कहीं नीचा और कहीं नीचा, तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी। लेकिन सबसे पहले जो कुछ इस पृथ्वी के निर्माण के बाद यदि किसी का निर्माण हुआ तो वो थे महाद्वीप और वो थे महासागर। तो हम चर्चा जो कर रहे हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको दे रहा हूँ कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। तो इस थ्योरी में, यानी जो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो पढ़ने वाले हैं, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम बेसिकली बात तो महाद्वीपों की करेंगे कि महाद्वीपों का, क्योंकि थ्योरी का नाम ही महाद्वीप है, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे इसमें ये पढ़ेंगे महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, ठीक है। ये पढ़ना तो हमें ये है, महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, पढ़ना हमें ये है। पर चूंकि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सागरों का निर्माण भी होता है। तो इस थ्योरी में कहीं स्पष्ट रूप से मिलेगा, कहीं आपको बताया जाएगा कि यहाँ इस प्रकार का महासागर बना। लेकिन आपको जब ये थ्योरी आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने माइंड को ओपन रखना है, केवल आपको इस पे तो फोकस करना ही है। लेकिन सारा फोकस ऐसा नहीं है कि हम महाद्वीप पर लाके ही खड़ा कर दें कि केवल महाद्वीप विस्थापन हो रहे हैं, कि केवल हम उसी को सोच रहे हैं। नहीं, हमें महाद्वीपों का विस्थापन तो समझना ही है कि महाद्वीपों का विस्थापन के पीछे क्या कारण रहे होंगे, कौन से पक्ष हो सकते हैं, कौन से उसके विपक्ष में मत हो सकते हैं। तो हमें इनका तो ध्यान रखना ही है, लेकिन साथ में हमें महासागरों का निर्माण कैसे हुआ होगा। आज जो वर्तमान में महासागर हैं, विशेष रूप से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, तो इनका निर्माण कैसे हुआ होगा ये भी आपको सोचना है। जरूरी नहीं है कि थ्योरी में बताया गया हो, लेकिन आपको फिर भी सोचना है, ठीक है। साथ ही साथ पर्वत निर्माण की जो घटना है ये भी इस थ्योरी में कहीं नहीं बताई, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि क्या वास्तविकता में इस थ्योरी से, इस सिद्धांत से क्या कहीं पर पर्वत निर्माणकारी एक्टिविटी जो होती है क्या वो कहीं प्रमाणित हो रही है, और किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हो रहा होगा या हुआ होगा। तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको एक बेसिक जानकारी देना चाह रहे हैं। और बेसिक जानकारी देखो ये है कि हम मनुष्य महाद्वीपों पे निवास करता है, चाहे वो एशिया महाद्वीप हो, चाहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, यूरोप हो, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो, यहाँ लोग हम निवास करते हैं। और आप अच्छे से कक्षा 12 में पढ़कर आए हैं, और उससे पूर्व आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। कक्षा 12 में बताता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली आप कक्षा 12 में पढ़कर आए, और कक्षा 12 में आप चैप्टर नंबर 3 पढ़कर आए थे, जिसमें आपने जनसंख्या के, विश्व की जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। और विश्व की जनसंख्या में आपने पूरे उस
वर्ल्ड के मैप को, विश्व के मैप को देखा था और वहाँ देखा था कि कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी जनसंख्या निवास करती है, कितनी जनसंख्या वहाँ निवास कर रही है और वहाँ का क्षेत्रफल किस प्रकार का है। ठीक है, तो एक जनरल सा फॉर्म में जो आप जनरली हर जगह पढ़ते हैं, जानते हैं, जैसे महाद्वीपों का जो प्रतिशत के आधार पर क्षेत्र है, जो महाद्वीपों का क्षेत्र है हमारी इस पृथ्वी पर, वो केवल कितना प्रतिशत है, केवल 29%। तो केवल 29% पर हमारे महाद्वीप हमारे महाद्वीप स्थित हैं। और वहीं दूसरी ओर यदि हम महासागरों की बात करें, हम महासागरों के क्षेत्र की बात करें, तो महासागरों का क्षेत्र लगभग 71% है। तो आप देखिए, जहां हम निवास नहीं कर रहे हैं, वो क्षेत्रफल कितना बड़ा है, वो 71% क्षेत्रफल है, और जहां हम निवास कर रहे हैं वहाँ क्षेत्रफल केवल 29% है। यानी कह सकते हैं कि महासागर का आधा पार्ट भी नहीं है। ठीक है, ये एक सामान्य सी बात है महाद्वीपों और महासागरों के बारे में कि महाद्वीप का प्रतिशत कितना है और महासागरों का प्रतिशत कितना है। यानी आप देखिए कि 29% भूभाग पर लगभग 7 या 8 मिलियन जनसंख्या निवास कर रही है। और इस महासागर में, इस जल की अथाह राशि में आपको क्या देखने को मिलेंगे, केवल 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक देखने को मिलते हैं आपको जीव जंतु और दूसरी आपको देखने को मिलती है वनस्पति। देखिए तो कितनी बड़ी बात है कि 71% भाग में जीव जंतु और वनस्पति देखने को मिलती है, जबकि 29% में यहाँ पर आपको जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं, वनस्पति भी देखने को मिलती है और साथ में मानव जीवन भी देखने को मिलता है। तो ये एक आपके लिए रोचक बात है कि फिर महाद्वीपों का जो जितना प्रतिशत है उस पर जनसंख्या किस प्रकार से निवास कर रही होगी। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये तो हुई बात महाद्वीपीय क्षेत्रों की और महासागरीय क्षेत्रों की। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हमने 2 प्रकार के गोलार्धों का निर्माण कर लिया, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से हमने अपनी पृथ्वी को देखा जाए तो हमने 4 गोलार्धों में विभाजित किया है। कितने गोलार्धों में? 4 गोलार्धों में हमने विभाजित किया है। लेकिन एक जनरल फैक्टर में हम देखें तो हमने अपनी पृथ्वी को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त कर लिया। ये आपको पता है, ये 0 डिग्री, यानी इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसको आप कह सकते हो भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा का जो उत्तरी भाग है, यानी कि ये जो उत्तरी भाग है भूमध्य रेखा के उत्तर में है, यानी कि यदि हम इस तरह से खड़े हो जाएं तो जो आपका हेड वाला पार्ट होगा वो हमेशा उत्तरी गोलार्ध को इंगित करता है। ठीक है, और जो आपके फुट यानी पैरों वाला पार्ट होगा वो हमेशा दक्षिणी गोलार्ध को इंगित करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको अच्छे समझना। मुख्य रूप से आज वर्तमान में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक है, जैसे नंबर 1 एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप। तो कितना हो गए? 5, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां अंटार्कटिका। कुल कितने महाद्वीप हो गए? 7। कुल 7 महाद्वीप है। और उन 7 महाद्वीपों की यदि हम प्रतिशत के आधार पर बात करें, इन कुल 7 महाद्वीपों की प्रतिशत की बात करें तो लगभग 81%, कितना प्रतिशत? 81% महाद्वीप जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कितने? 81%। 81% महाद्वीप जो है वो 81% महाद्वीप कहाँ स्थित है? 81% महाद्वीप आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या अधिक है, यानी स्थलीय भाग की संख्या अधिक। ठीक है, ये प्लस।
जबकि दूसरा क्या है, जलीय भाग। तो नेचुरल है, यहाँ स्थलीय भाग अधिक है तो यहाँ जलीय भाग कम होगा, राइट। यहाँ स्थलीय भाग अधिक है तो नेचुरली यहाँ जलीय भाग कम होगा। इसलिए कहा जाता है कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये स्थल गोलार्ध है। कैसा गोलार्ध है, स्थल गोलार्ध। यहाँ स्थल जो है यानी कि जो लैंड एरिया है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए इसके जस्ट विपरीत बात कर लें तो इसके विपरीत हम देखते हैं तो जो दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग है यहाँ महासागरीय क्षेत्र अधिक है, यहाँ महासागरीय क्षेत्र अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ स्थलीय भाग जो है वो कम है और जलीय भाग जो है वो अधिक है। क्लियर। तो इसलिए इस वाले भाग को हमने नाम दे दिया जलीय गोलार्ध। क्या नाम दिया, जलीय गोलार्ध। तो एक भाग तो संपूर्ण रूप से महाद्वीप से ढका हुआ है, केवल और केवल आपको महाद्वीप ही देखने को मिलेंगे, और दूसरा भाग जो है वो संपूर्ण रूप से जलीय गोलार्ध है, या केवल आपको वहाँ जलीय जल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये विपरीत स्थिति होती, यानी यूँ कह सकते हैं कि विपरीत स्थिति है। एक तरफ आपको केवल जल ही जल मिल रहा है और दूसरी जगह आपको केवल स्थल खंड देखने को मिलते हैं, यानी कि ये बैलेंस है। देखिए फिर भी क्या है, बैलेंस है। एक तरफ महाद्वीप ही महाद्वीप और दूसरी तरफ महासागर ही महासागर। तो ज्योग्राफी में ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्रतिध्रुवस्थ। प्रतिध्रुवस्थ, ये ध्यान रखना। ज्योग्राफी में ऐसी कंडीशन जब होती है कि एक तरफ केवल महाद्वीप ही महाद्वीप हो और एक तरफ केवल महासागर ही महासागर हो, तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्रुवस्थ। अब देखिए एक जनरल फैक्टर और फिर बता देता हूँ, इसके साथ का ही लिंक है। यहाँ आप देखते हैं कि एक आपके ध्रुव है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और एक ध्रुव यहाँ है, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यानी ये तो हो गया आपका साउथ पोल और ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। क्लियर। अब देखिए उत्तरी ध्रुव कौन से गोलार्ध में है, तो आपका जवाब होगा साहब उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर। फिर मैं पूछूंगा कि बताइए दक्षिणी ध्रुव कौन से गोलार्ध में है, तो आप बोलेंगे सब दक्षिणी गोलार्ध में है। क्लियर। अब देखें, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव जो है वो कहाँ स्थित है, किस में स्थित है, तो यहाँ पर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो देखिए कितनी रोचक बात है कि उत्तरी ध्रुव जो है, जिसमें उत्तरी ध्रुव जो है कहाँ स्थित है, आर्कटिक महासागर में। और आपका उत्तरी ध्रुव कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं, महाद्वीप। पर चूंकि उत्तरी ध्रुव जो है वो आर्कटिक महासागर में है। समझ में आया नहीं, फिर समझें। देखो मैंने पूछा था आपसे कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। अभी आप यहाँ आ जाए, नॉर्थ पोल पे आ जाते हैं। अब उत्तरी ध्रुव जो है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक क्या है, महाद्वीप। ये बात आपके समझ में आई। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि महाद्वीप अधिक होने के कारण, महाद्वीप अधिक होने के कारण फिर भी आपका जो उत्तरी ध्रुव है ये महासागर में स्थित है। ये पूरा महाद्वीप से भरा हुआ है, लेकिन आपका जो उत्तरी ध्रुव है ये कौन से में है, ये महासागर में स्थित है। वही हम विपरीत स्थिति देखिए, अभी मैंने आपको विपरीत स्थिति बताई थी कि उत्तरी गोलार्ध में केवल और केवल क्या है, स्थल, और दक्षिणी गोलार्ध में केवल और केवल क्या है, जल, यानी महासागर। तो विपरीत स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ पर भी विपरीत स्थिति हो गई। उत्तरी ध्रुव कौन से में, महासागर में, जबकि ये स्थान का रखता है उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ क्या अधिक है, महाद्वीप। अब देखना इसको समझना, ये दक्षिणी ध्रुव है आपका, यानी साउथ पोल है। साउथ पोल कौन से गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर। और दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक क्या है, सागरीय भाग, महासागरीय भाग। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव जो है ये एक्चुअल में स्थित कहाँ है, तो ये तो आप बोलोगे साहब दक्षिणी गोलार्ध में है,
लेकिन यहाँ इसकी जो पोजीशन है वो पता है किस में है, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप में। किस में है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। यानी यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो 7 महाद्वीप है ना उसमें से एक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ स्थित है और उसमें दक्षिणी ध्रुव स्थित है। देखिए वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ उत्तरी ध्रुव कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा क्या है? महाद्वीप। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा क्या है? महाद्वीप। लेकिन ये कौन से पोजीशन पे स्थित है? तो ये सागर में स्थित है। और कौन से सागर में? आर्कटिक सागर में। ठीक है, अब देखिए ये भी प्रतिध्रुवस्थ हो गया। ये भी कैसा हो गया? प्रतिध्रुवस्थ। कैसे? दक्षिणी ध्रुव कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो जवाब दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक क्या है? तो महासागरीय भाग। क्लियर हो गया? यानी कि जस्ट विपरीत है, यहाँ महासागरीय भाग कितना है? 81%। और तो वहाँ महासागरीय भाग कितना होगा? ऑलरेडी 19%। जबकि वहाँ महाद्वीपीय भाग कितना है? 81%, है ना। तो ये दक्षिणी ध्रुव जहाँ स्थित है वो क्या है? वो महाद्वीप है। वो क्या है? महाद्वीप है, मतलब वो महासागर नहीं है। जबकि वहाँ महासागर है, जबकि वहाँ महाद्वीप अधिक है। यहाँ महासागर अधिक है, लेकिन यहाँ जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में यानी स्थलीय भाग पर है। तो इस स्थिति को भी हम क्या बोलते हैं? इस स्थिति को भी हम कहते हैं प्रतिध्रुवस्थ। यानी प्रतिध्रुवस्थ स्थिति होने के कारण जो ध्रुव है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? ये कुछ बातें हैं, फैक्चुअल बात है जो मैं आपको लिखने की बजाय समझा रहा हूँ। तो ये आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक और कंडीशन हम बात करते हैं। जितने भी महाद्वीप है ना, जितने भी महाद्वीप है, एक और रोचक बात, यानी महाद्वीप और महासागर के संबंध में एक और बात, जितने भी महाद्वीप है, जितने भी महाद्वीपों की बात करें, 2 महाद्वीपों को छोड़ दिया जाए, हम 2 महाद्वीप को छोड़ते हैं, बाकी ऑलमोस्ट 5 महाद्वीपों की बात करें। अब 2 महाद्वीप कौन से छोड़ रहे हैं? एक तो छोड़ देते हैं हम अंटार्कटिका, एक तो अंटार्कटिका छोड़ देते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया छोड़ देते हैं। इन 2 महाद्वीपों को छोड़कर अन्य जो 5 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यदि हम इन महाद्वीपों को देखें तो इन महाद्वीपों के बारे में क्या पता चलेगा? इन महाद्वीपों के बारे में आपको पता चलेगा कि इनका जो शीर्ष है, यानी जो आधार है, आधार, ठीक है, आधार तो उत्तर में है और शीर्ष दक्षिण में है। ये शीर्ष, ठीक है, आधार कहाँ है? उत्तर में। आधार कहाँ है? उत्तर में। और शीर्ष क्या है? दक्षिण में। ये एक रोचक बात। किसके संदर्भ में? महाद्वीपों के संदर्भ में। और यदि महासागरों के संदर्भ में बात करेंगे तो महासागरों के संदर्भ में बात करते हैं तो महासागरों के बारे में, या आप मैप में देखोगे वर्ल्ड के मैप में, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि महासागरों का जो आधार है वो तो दक्षिण में है। आधार कहाँ है? दक्षिण में। और इनका शीर्ष जो है वो कहाँ है? उत्तर में। उत्तर में क्या है? शीर्ष है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार से प्रतिध्रुवस्थ है। यानी कि क्या अपोजिट पार्ट हो गया ये, कि जो महाद्वीप है हमारे, उनका जो आधार है वो तो उत्तर में है और शीर्ष दक्षिण में है। आप किसी भी महाद्वीप को ले लें इन 2 महाद्वीपों को छोड़कर। अब एटलस में, वर्ल्ड के मैप में आप यदि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, और आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को आप देखते हैं तो उनका आधार यानी बेस जो होगा, चौड़ाई जो होगी वो उत्तर में नजर आएगी। और जहाँ सकड़ापन है या जहाँ पर आते आते नैरो होते जा रहे हैं वो कहाँ पर है? दक्षिण में। ठीक है, जैसे मैं आपको उत्तरी अमेरिका का बना के दिखाता हूँ। यहाँ छोटा सा मैप मैं आपको उत्तरी अमेरिका का बना के दिखाता हूँ तो आपको काफ़ी हद तक ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। देखिए ये बेस जो है इसका, ये भाग जो है, आधार कैसा है? आधार उत्तर में है लेकिन चौड़ा है। और यहाँ आते आते देखिए सकड़ा हो गया, तो ये आकृति ऑलमोस्ट इसकी ऐसे बन गई। लगभग परफेक्ट नहीं कह रहे हम, लगभग यानी ऑलमोस्ट 70-80% आप ऐसे देखोगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मैं आपको दक्षिण अमेरिका बना के दिखाता हूँ।
ये दक्षिण अमेरिका वाला भाग है। देखिए इसका बेस, ये जो बेस है चौड़ा है और यहाँ आने के बाद ये सकड़ा हो जाता है। तो ये तो हो गया नॉर्थ, तो ये बेस कैसा है, चौड़ा, और ये कैसा है, साउथ, ये कैसा हो गया, सकड़ा। महासागर को भी आप देखोगे तो चाहे प्रशांत महासागर को देख लीजिए, अंटार्कटिका महासागर, आपका अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर को, तो उनका जो बेस होगा, आधार जो होगा वो दक्षिण में चौड़ा होगा और उत्तर की तरफ जाते जाते ये सकड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है महाद्वीप और महासागरों के बारे में, कि महाद्वीप और महासागर जो हैं वो किस किस प्रकार से एक त्रिभुजाकार आकृति में फैले हुए हैं। इनको यदि हम कोई आकृति बताएं तो क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार आकृति है, यही कहेंगे। चाहे ये मान लीजिए चाहे ये मान लीजिए, दोनों त्रिभुजाकार आकृति है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि महाद्वीपों का आधार उत्तर में है और शीर्ष दक्षिण में है, जबकि महासागरों का आधार दक्षिण में है और शीर्ष उत्तर में है। ये कुछ बेसिक है ना, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये कुछ बेसिक नॉलेज से मैंने आपको अवगत करा दिया, आपको रूबरू करवा दिया। जो जो मैंने आपको बताया आप नोट कर लें 1 बाय 1। वीडियो को आप पॉज करके, क्लास को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम अपने सिद्धांत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना था कि महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, ये हम पहले पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, जो हमने क्लास की है अभी तक उनमें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ जानकारी देनी थी कि कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक, कौन से गोलार्ध में सर्वाधिक महाद्वीप है, कौन से गोलार्ध में महासागर अधिक है, कौन किसके विपरीत है, किस परिस्थिति में विपरीत है और उनका आकार किस प्रकार का है। ये कुछ सामान्य जानकारी आपको देनी थी जो मैंने बता दी। आप इसको नोट कर लें फटाफट, फिर हम शुरुआत करते हैं थ्योरी की। ठीक है, फिर हम थ्योरी की शुरुआत करेंगे। इम्पोर्टेंट जो भी बातें होंगी उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि महाद्वीपीय विस्थापन की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके बारे में कई लोगों ने अपने अपने मत दिए। जिस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न लोगों के अपने अपने मत थे, ठीक उसी प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपों के बनने की, महाद्वीपों के निर्मित होने की अपनी अपनी सिद्धांत लोगों ने प्रस्तुत किए। कुछ ऐसे विद्वान रहे, ऐसे ज्योग्राफर्स या जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ शास्त्री रहे जिन्होंने, या जलवायु शास्त्री रहे, वनस्पति शास्त्री रहे, जिन्होंने महाद्वीपों की उत्पत्ति के साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट दिया। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, उसके कुछ समय बाद प्रोसीजर जो था वो धीरे धीरे चलता रहा और महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन की, कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहला मत, यानी सबसे पहली बात कहने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था एंटोनियो स्नाइडर। आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंटोनियो स्नाइडर। एंटोनियो स्नाइडर ने सबसे पहले 1858 में विस्थापन की चर्चा की। एंटोनियो स्नाइडर ने सबसे पहले 1858 में विस्थापन की चर्चा की और बताया कि किस प्रकार से महाद्वीप जो है वो विस्थापित होते हैं। पर चूंकि ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए ज़्यादा प्रामाणिकता इसको नहीं मिली। उसके बाद एक और व्यक्ति आए, उनका नाम था F.B. टेलर। ठीक है, F.B. टेलर ये व्यक्ति आए। इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको 1908 में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1908 में। और इन्होंने भी, हम कह सकते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में काफ़ी कुछ
बताया, लेकिन स्पष्टतः ये कुछ मौलिक बातों से पीछे रह गए, स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पाए, इसलिए एफ.बी. टेलर का मत भी ज़्यादा प्रचलित नहीं रहा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब जो मैं लिखने वाला हूँ या जो थ्योरी हमें पढ़नी है उसके लिए इसने आधार का काम किया। यानी किसका काम किया? एक बेस बना दिया। क्या बना दिया? बेस, आधार। किसके लिए? अब मैं जो लिखने वाला हूँ, इनका नाम है अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ये जर्मनी के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जर्मनी के भी विशेषकर जलवायुवेत्ता यानी कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट जर्मनी के हैं और जलवायुवेत्ता हैं। इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी वो 1912 में दी। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं पर हो सकता है 14 भी लिखा हो, 1912 आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में और मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। तो ये बेस यानी कि एफ.बी. टेलर की जो थ्योरी थी वो बेस किसके लिए बन गई? अल्फ्रेड वैगनर के लिए। वो बेस का काम, आधार का काम उसने किया। इज इट क्लियर? और 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी को या यूँ कहें अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया, प्रचलित किया 1912 में। अब देखिए कुछ बातें हैं समझने लायक। 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी को, सिद्धांत को दिया। 1 by 1 ध्यान रखना है, ठीक है? कौन सी भाषा में दिया ये ध्यान रखना है। जर्मन भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा? जर्मन भाषा में, क्योंकि व्यक्ति खुद कहाँ के? जर्मनी के, तो लैंग्वेज कौन सी होगी? जर्मन, नॉर्मली बात है। अब 1912 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया और जर्मन भाषा में लिख दिया, यानी जर्मन भाषा में लिखा। अब जैसे जर्मन भाषा में लिखा तो आपको पता होना चाहिए कि 1912 में इन्होंने देना प्रारंभ किया, लिखना प्रारंभ किया, तो थोड़ा बहुत समय लगा। और समय लगते लगते समय हो गया 1914 का, 1914। अब चूंकि यदि आप अच्छे से कक्षा 11-12 में इतिहास के विद्यार्थी आप रहे हैं, इतिहास को आपने पढ़ा है, तो आप जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक का जो ये समय था, टाइम पीरियड था, ये प्रथम विश्व युद्ध का था। आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध का ये समय था। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी भाग ले रहा था, आपको याद होना चाहिए। हिटलर की नीति आपको याद होनी चाहिए। हिटलर की नीति प्रथम विश्व युद्ध में काम कर रही थी। इसलिए 1914 से लेकर 1918 का ये जो समय रहा, ये समय प्रथम विश्व युद्ध का था। और जब प्रथम विश्व युद्ध में या कोई देश युद्ध में लगे हुए होते हैं, कोई 2 देश, 3 देश, 4 देश जब युद्ध में शामिल होते हैं, युद्ध में लगे हुए रहते हैं, तो फिर उनका जो आंतरिक कुछ भी एक्टिविटी होती है वो इतनी दूसरे विश्व को पता नहीं चलती, दूसरे देशों को पता नहीं चलती। क्लियर? तो 1912 में इन्होंने जर्मन भाषा में अपना सिद्धांत दिया, पर चूंकि मैंने बताया 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें जर्मनी भाग ले रहा था, तो 1918 तक कुछ भी प्रोसीजर नहीं हुआ इनकी थ्योरी पर, कहीं पढ़ी नहीं गई, यूँ कह लीजिए इनके पास रही, या फिर जर्मनी में कहीं कोई लोग किन्हीं जलवायुवेत्ता या भूगोलवेत्ता जो थे उन्होंने पढ़ी भी होगी, तो वो केवल एक देश तक ही सीमित रहा, वो आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, अब जब इनको लगा कि भाई 1918 के बाद अब समय थोड़ा अनुकूल है, तो 1-2 साल पश्चात इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपनी थ्योरी को पुनः 1922 में इन्होंने क्या किया, जर्मन भाषा में प्रकाशित करा दिया। जर्मन भाषा में क्या करवा दिया? प्रकाशित करवा दिया। अब जर्मन भाषा में प्रकाशित तो हो गई। अब जहाँ जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है या उसके आसपास वाले जो क्षेत्र है वहाँ जर्मन भाषा बोली और सुनी और पढ़ी जाती है, तो उन देशों ने ही इनकी थ्योरी को पढ़ा। यानी कि ऑलमोस्ट हम देखें तो 10 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष। यानी 10 वर्ष बाद इन्होंने प्रकाशित किया, और 10 वर्ष में या यूँ कह लीजिए 1922 में जब प्रकाशित हुई तो उसके आसपास का जो रीजन था जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती थी, केवल वहीं लोगों ने इसको पढ़ा। यानी कि ये अभी तक पूरे विश्व तक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि जर्मन भाषा थी, और जर्मन भाषा को जो समझता था, पढ़ना जानता था,
वही पढ़ पाता था। जो इंग्लिश, ब्रिटिश, अमेरिकन्स ये लोग थे, ये तो अंग्रेजी भाषा के आदी थे, ये अंग्रेजी भाषा जानते थे, पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1922 के बाद 1924 का समय आ गया और 1924 में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपनी पुस्तक या अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इनका सिद्धांत 1924 के बाद पूरे विश्व जगत में फैल गया। 1924 के बाद पूरे विश्व जगत में फैल गया और फिर प्रत्येक भूगोलवेताओं ने, जो जियोलॉजिस्ट थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जोग्राफर्स थे, उन लोगों ने इनकी जो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, जो इन्होंने पहले जर्मन भाषा में लिखा था, फिर उसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया और अंग्रेजी रूपांतरण कब किया? 1924 में। और जब 1924 में इनका इंग्लिश में इनकी जब बुक आई, उसको ट्रांसलेट किया, तब इनका धीरे धीरे, यानी 1924 के बाद ऑलमोस्ट 25-26 तक और 1930 तक आते आते इनका जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित हो गया और इनके तथ्य जो थे वो चर्चित होने लगे। लोगों ने इनकी थ्योरी को पढ़ा, सिद्धांत को पढ़ा, समझा और फिर अपनी अपनी टिप्पणियां देने लग गए। लेकिन कुछ लोग जो इनसे सहमत थे वो इनसे एग्री थे। वो इन्होंने कहा कि वास्तविकता में महाद्वीपीय विस्थापन इस प्रकार से ही होता होगा। महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में वैगनर महोदय ने काफ़ी कुछ बातें सही कही है। कुछ लोग थे जो असहमत थे, उन्होंने फिर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये कुछ था हिस्ट्री, यानी कि अल्फ्रेड वैगनर की कुछ हिस्ट्री, या यूँ कह सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में कुछ हिस्ट्री। आप इसको नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको अभी तक समझाया है कि कैसे कैसे इनकी जर्नी चली, कैसे कैसे ये आगे बढ़े। नोट कीजिए। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। 1 बाय 1 एक पॉइंट क्लियर हम कर रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके और बैकग्राउंड की हम बात कर लेते हैं, पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं कि जो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है और अल्फ्रेड वैगनर का है, तो आपको पढ़ना क्या है, कैसे इन्होंने अपने दिमाग में बात रखी कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए एक्चुअल में हुआ क्या। मैंने बताया था आपको कि अल्फ्रेड वैगनर जो है वो एक खगोल शास्त्र का विद्यार्थी था। खगोल शास्त्र में उन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त की और उसके बाद जो इनका एमए रहा, स्नातकोत्तर रहा, हाई डिग्री जो इनकी रही वो रही जलवायु में, यानी कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट को इन्होंने पढ़ा, जलवायु वेता बने ये। और जलवायु वेता बनने के कारण इनके दिमाग में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी। एक तो खगोल शास्त्र, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल जो साइंस होती है, एक तो वो दिमाग में चल रही थी, वो दिमाग में थी। और दूसरी जो सबसे पावरफुल बनी वो बनी इनकी जलवायु, यानी क्लाइमेट किस प्रकार से चेंज होता है, किस प्रकार से ये परिवर्तित होता है। तो इनके दिमाग में ये बात आई कि उस समय, मतलब जब पेंजिया था, तो पेंजिया उस समय जब था और पैंथेलासा उसको घेरे हुए था, तो दो कंडीशंस हो सकती है वर्तमान के महाद्वीपों की स्थिति में और उस समय के महाद्वीप, यानी यूँ कह सकता हूँ पेंजिया। ठीक है, आज वो पेंजिया नहीं है, लेकिन उस समय वो पेंजिया था। तो उस समय के पेंजिया की स्थिति और आज के वर्तमान की महाद्वीपों की स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा। इनके दिमाग में बात चल रही थी। तो इन्होंने, मैंने बताया कि जलवायु वेता थे और जलवायु वेता होने के कारण सर्वाधिक प्रभाव जलवायु का पड़ रहा था। तो इनके दिमाग में एक बात आई कि समय दर समय, यानी कि कालखंड के अनुसार शायद जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा और पेंजिया जो है वो स्थिर रहा होगा, वो ब्रेक नहीं हुआ होगा। पर परिस्थितियाँ कुछ और प्राप्त हुई। जैसे जैसे इन्होंने अध्ययन किया तो अध्ययन में पता चला कि नहीं साहब, जलवायु तो परिवर्तित हुई होगी तो बहुत लंबे समय इसको जलवायु को लगा होगा।
हुई होगी तो, लेकिन कहीं इसके विशेष प्रमाण देखने को नहीं मिलते। लेकिन हाँ, ये जरूर प्रमाण देखने को मिलता है कि जो महाद्वीप थे, यानी कि जो पैंजिया था, उसकी समय के साथ साथ बदलती परिस्थितियाँ देखी गई। और चूंकि भूगर्भ समय सारणी हम जब पढ़ते हैं, पृथ्वी की भूगर्भिक समय सारणी, तो उसमें भी आपको ये बात पता चलती है कि सबसे पहले महासागरों का उद्भव होता है, ठीक है, यानी महासागरों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और उसी के साथ साथ महाद्वीपों का निर्माण, जिसमें हमने पढ़ा था पैंजिया का निर्माण, आपको याद होगा आर्कियन युग में, आर्कियन काल में हमने पढ़ा था पैंजिया का निर्माण। तो पैंजिया इट्स मीन्स महाद्वीप का निर्माण, तो महाद्वीप का निर्माण भी हो गया और महासागरों का। लेकिन सबसे पहले जो जीव जंतु रहे हैं, निवास उन्होंने किया है, तो वो कहाँ किया था? जो रीढ़ विहीन जंतु थे वो कहाँ थे? महासागरों में थे। जबकि आर्कियन काल में तो कोई जीव था ही नहीं, क्योंकि वहाँ जो शैलें प्राप्त थी वो कैसी थी? जीवाश्म रहित, जिसमें जीवाश्म नहीं था। लेकिन प्री कैम्ब्रियन वाले काल में रीढ़ विहीन जंतु महासागरों में निवास करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वो जंतु केवल महासागर तक ही सीमित थे, वे स्थल पे नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ स्थल जो था वो स्थिर रहा होगा और महासागर जो था वो अथाह राशि में रहा होगा, ठीक है। तो उस अथाह राशि में जो जीव जंतु थे वो कहाँ निवास कर रहे थे? वो स्थल भाग पे नहीं आए। लेकिन समय के साथ साथ जीव जंतु जो थे वो धीरे धीरे स्थलीय भाग पर आए। लेकिन आने का प्रोसीजर क्या था? हमने पढ़ा था कि महासागर जो है वो अतिक्रमण कर रहा है, यानी कि महासागर प्रसारित हो रहा है। और कहाँ प्रसारित हो रहा है? वो तलछट के रूप में, या यूँ कह लें उथले सागर के रूप में वो प्रहार कर रहा था महाद्वीपों पर, यानी कि पैंजिया पर। और धीरे धीरे जो जीव जंतु है वो कहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे, या उन्होंने कहाँ जन्म लेना या कहाँ उत्पत्ति लेना प्रारंभ कर दिया? महासागरों में तो थे ही, लेकिन धीरे धीरे वो कहाँ आगे थे? महाद्वीपों पर आना उनका प्रारंभ हो गया था। तो इनके दिमाग में जो इनकी पृष्ठभूमि बनी, महाद्वीपीय विस्थापन को लेकर जो इनकी पृष्ठभूमि बनी, वो पृष्ठभूमि इसलिए बनी, ऐसे बनी कि दो चीज़ें हो सकती है कि या तो महाद्वीपों का विस्तार हुआ होगा, या मतलब महाद्वीप गतिशील रहे होंगे, और या फिर दूसरी कंडीशन जलवायु गतिशील रही होगी, जलवायु के जो कटिबंध है उनमें परिवर्तन आया होगा। इज इट क्लियर? तो इनकी आज पृष्ठभूमि की हम बात कर लेते हैं, दो पृष्ठभूमि लिख लेते हैं। दो पृष्ठभूमि इन्होंने रखी। पहली पृष्ठभूमि रखी कि या तो जलवायु कटिबंध अस्थिर रहे होंगे, यानी कि वो मूवेबल रहे होंगे। जो जलवायु कटिबंध होते हैं, जब हम अक्षांशीय रेखाओं को पढ़ते हैं, याद है आपको कक्षा 11 में जब आप अक्षांशीय रेखाओं को पढ़ते हैं, मैंने बताया भी था आपको क्लास में। और दूसरी परिस्थिति क्या होती है कि महाद्वीप जो हैं वो धीरे धीरे विस्थापित हुए होंगे या उनमें गतिशीलपन उनमें रहा होगा। तो नंबर 1 ऐसे लिख लेते हैं कि पृष्ठभूमि, ठीक है, या उन्होंने क्या संवेदनाएं स्पष्ट की, वो चीज़। लेकिन एक बात है, ये जो संवेदनाएं इनके दिमाग में आई कि ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण ये था, मैं बता देता हूँ आपको, कारण लिख लीजिएगा आप। कारण ये था, मैंने बताया था कि ये जलवायु वेत्ता है, और जलवायु वेत्ता है तो ये अन्वेषण कार्य कर रहे थे। और अन्वेषण कार्य करते करते जब ये अंटार्कटिका रीजन की तरफ गए, ये मैं 1912 से पहले की बात कर रहा हूँ ना, उस समय की बात नहीं कर रहा। तो ये अंटार्कटिका रीजन जो है, यानी अंटार्कटिका हमारा जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप में जब ये रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च किए गए वहाँ पर, तो वहाँ पर कोयले के भंडार प्राप्त हुए, वहाँ कोयले के भंडार प्राप्त हुए। और जब वहाँ कोयले के भंडार प्राप्त हुए तो फिर इनके दिमाग की बत्ती जली, और इनके दिमाग की बत्ती जली तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि यहाँ कोयले के भंडार कैसे हो सकते हैं, जबकि अंटार्कटिका रीजन पूरा बर्फ़ से आच्छादित है, पूरे भाग में बर्फ़ से ढका हुआ है। ऑलमोस्ट लगभग वर्ष के 8-9 महीने जो है ये बर्फ़ से ढका रहता है। तो बर्फ़ से ढका रहने के बावजूद भी यहाँ कोयले के भंडार कैसे प्राप्त हो रहे हैं, ये इनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क बैठ गया। और फिर जब इन्होंने ये इसका कारण ढूंढा तो इसके कारण दो हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। और पहला कारण क्या हो सकता है, क्योंकि कोयले बनने के लिए 2 कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि वो भाग उष्ण रहा हो, गर्म रहा हो, आर्द्र हो, वनस्पति वहाँ देखने को मिलती हो, क्योंकि कोयले में तो कार्बन की मात्रा है, और कार्बन की मात्रा ये निर्भर करती है वहाँ पर क्षेत्र कैसा है। और मोस्टली कोयले बनने के लिए उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु चाहिए होती है। इसका मतलब ये है कि या तो अंटार्कटिका में उस प्रकार की जलवायु रही होगी, लेकिन वर्तमान में तो जलवायु है ही नहीं। वहाँ जलवायु कैसी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो
इसका मतलब जो जलवायु कटिबंध रहे होंगे वो गतिशील रहे होंगे, उनमें परिवर्तन हुआ होगा। और नहीं तो फिर दूसरी कंडीशन क्या बनी होगी, दूसरी कंडीशन बनी होगी कि फिर यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो इसका मतलब महाद्वीप अस्थिर रहे होंगे, महाद्वीपों में गतिशीलता देखने को मिली होगी। तो ये इनका बैकग्राउंड था। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये कहाँ से इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया। तो इनका पहली जो पॉइंट था, वो पहला पॉइंट ये था, पहली दिमाग की जो इनकी उपज थी वो थी कि स्थलखंड स्थिर रहे होंगे, स्थलखंड स्थिर तथा जलवायु कटिबंध अस्थिर, यानी परिवर्तन, यानी जलवायु कटिबंध में क्या होगा, परिवर्तन हुआ होगा, या गतिशीलता भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या अथवा दूसरी कंडीशन क्या रही, तो दूसरी कंडीशन रही स्थलखंड अस्थिर, स्थलखंड अस्थिर यानी कि परिवर्तन या गतिशीलता तथा जलवायु कटिबंध स्थिर। ठीक है, तो दो इनके दिमाग में दो ऐसे आइडियाज़ आए, ऐसे व्यू आए जो ये बताते हैं कि दो परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। और दो परिवर्तन क्या हो सकते हैं कि स्थलखंड स्थिर रहे होंगे। पहली इनकी संभावना रही होगी कि स्थलखंड तो स्थिर स्टेबल रहे होंगे, मूव नहीं किए होंगे, स्थलखंड स्टेबल रहे, जबकि जलवायु कटिबंध कैसे थे, अस्थिर, परिवर्तन होता रहा होगा या उनमें गतिशीलता होगी, किसमें, जलवायु कटिबंध में। ठीक है, परिवर्तित होते रहे होंगे। और दूसरा इनका मत ये रहा था कि स्थलखंड जो है वो अस्थिर है, यानी कि ये मूवेबल है, मूव करते होंगे, राइट, यानी इनमें एक मूवमेंट होगा, एक प्रकार से गति होगी। कौन, किन में, स्थलखंड में शायद, क्योंकि पहले में तो नहीं है लेकिन दूसरे में मान लिया। और आगे कह दिया कि जलवायु कटिबंध स्थिर होंगे। अब बात समझ में आ रही है, इसमें स्थलखंड स्थिर माना है और जलवायु कटिबंध अस्थिर माने हैं। इसमें स्थलखंड को अस्थिर मान लिया और इसमें जलवायु कटिबंध को स्थिर मान लिया। क्लियर। तो अब इनकी जो संभावना, यानी कि जो दूसरी संभावना रही, मतलब ये वाली, ये अधिक प्रमाणित रही, यानी दूसरी संभावनाओं को लेकर ही चलने लग गए। जो दूसरी संभावना थी उस पर इन्होंने दूसरी संभावनाओं पर विचार दिया। ये इंपॉर्टेंट हो गया इनके लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इस क्लास को इतना ही रखेंगे। यहाँ तक हमने समझ लिया कि इसकी पृष्ठभूमि में हमने क्या देखा, और इसकी पृष्ठभूमि में हमने देख लिया कि किस प्रकार से जलवायु कटिबंध स्थिर रहें और स्थलखंड अस्थिर रहें। इसके बारे में हम आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फिर महाद्वीपीय विस्थापन की रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, क्या ऐसे आइडियाज़ लगाए गए जिसके माध्यम से इनकी जो दूसरी संभावना थी, दूसरी जो इनके सोच थी कि स्थलखंड में गतिशीलता होगी, मूवेबल होंगे हमारे स्थलखंड, यानी हमारा महाद्वीप मूवेबल होंगे, और जलवायु कटिबंध जो होंगे वो स्थिर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसी थ्योरी के साथ, और इस थ्योरी के आगे वाले पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।